Okay students, now moving to the next thing, center of gravity. This is a very simple thing and not a very important thing as such. जैसे स्टूडेंट देखो, अगर हम टेंशन फोर्स की बात करें, टेंशन फोर्स कि टेंशन फोर्स एग्जैक्टली कहां पे लगता है, तो जैसे एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं, यहां पर ये ब्लॉक जो है वो रोप से हैंग कर रही है, तो यहां पे टेंशन फोर्स ऊपर कुछ इस तरीके से लगता है, एग्जैक्टली वो पॉइंट ए पे लग रहा है, एग्जैक्टली पॉइंट ए पे लग रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए टेंशन फोर्स एग्जैक्टली कहां पे लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं एक पॉइंट ए है उस पे लग रहा है। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम स्प्रिंग की बात कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स की बात, स्प्रिंग फोर्स, तो अगर ये ब्लॉक स्प्रिंग से हैंग कर रहा है तो स्प्रिंग फोर्स एग्जैक्टली कहां पे लग रहा है वो भी हमें पता है, स्प्रिंग फोर्स एग्जैक्टली इस पॉइंट बी पे लग रहा है। सही है ना बात? ठीक। अब जैसे स्टूडेंट्स हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, mg फोर्स बेसिकली, उसकी बात करते हैं। तो जैसे एक सिचुएशन लो, सपोज करो ये एक वॉल है और ये भी एक वॉल है, दोनों वॉल्स के बीच में ऐसे एक रॉड हमने लगा दी, फिक्स कर दी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम mg फोर्स कहां पर बनाते हैं, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे बनाते हैं जनरली mg फोर्स। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स आप सोचो, आर यू श्योर कि जो mg फोर्स है वो बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पर ही लग रहा है? सोच के देखो। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अगर ये mg फोर्स सेंटर वाले पॉइंट पे लग रहा होता तो ये रॉड जो है सेंटर से बेंड होकर नीचे आ जाती। अगर इस पूरे रॉड पे कहीं पर भी mg फोर्स नहीं लग रहा होता, सिर्फ इसी पॉइंट पे mg फोर्स लग रहा होता, तो ये वाला जो पॉइंट है रॉड का वो बेंड होकर बहुत आसानी से नीचे आ जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक्चुअली mg फोर्स सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं लग रहा है। ठीक, देखो अगर आप इस रॉड का ये वाला पोर्शन लोगे तो यहां पर मास है, तो जितना भी मास होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर mg फोर्स लग रहा होगा। अगर आप रॉड का ये वाला पार्ट लोगे तो यहां पर भी थोड़ा सा मास है, जितना भी मास होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग mg फोर्स लग रहा होगा। यहां पर जितना भी मास है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग mg फोर्स लग रहा होगा। यहां पर जितना भी मास है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग mg फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो mg फोर्स जो है पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि mg फोर्स सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है। जैसे अगर हम कोई बड़ी सी ऑब्जेक्ट ले लें ऐसे 3 डायमेंशनल, तो इस पे भी mg फोर्स हर जगह पे लग रहा है। यहां पर मास है तो यहां पर भी mg फोर्स लग रहा है, यहां पर मास है यहां पर भी mg फोर्स लग रहा है, यहां पर मास है यहां पर भी mg फोर्स लग रहा है, यहां पर मास है यहां पर भी mg फोर्स लग रहा है, यहां पर मास है यहां पर भी mg फोर्स लग रहा है। तो mg फोर्स जो है पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि पूरे बॉडी पे मास है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ बॉडी। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स अब इसके कारण एक प्रॉब्लम राइज हो जाती है, टॉर्क। टॉर्क अगर किसी फोर्स का कैलकुलेट करना है तो दैट इज एफ आर और साइन थीटा भी। साइन थीटा के बार 1 हो सकता है, इसलिए मैंने लिख रहा हूं उसको इस बार। तो देखो mg फोर्स अगर टॉर्क निकालना हो, सपोज करो ये पॉइंट हमने ओ ले लिया, ओ पॉइंट के अबाउट mg फोर्स का टॉर्क निकालना है, तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो mg फोर्स है वो अलग डिस्टेंस पे लग रहा है, ये mg फोर्स अलग डिस्टेंस पे लग रहा है, सारे mg फोर्स अलग डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो टॉर्क निकालना डिफिकल्ट काम हो गया ना। वैसा ही यहां पर भी हो रहा है। ठीक, तो क्योंकि mg फोर्स एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है, इसलिए उसका टॉर्क निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, टॉर्क लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूं। कि पूरा का पूरा जो mg फोर्स है वो हम किसी एक ही पॉइंट पे लगा देते हैं, किसी एक ही पॉइंट पे लगा देते हैं। पूरा का पूरा mg फोर्स हम एक ही पॉइंट पे लगा देते हैं। जैसे मान लो यहां पर लगा दिया पूरा का पूरा mg फोर्स। ठीक है, और वो पॉइंट हम ऐसे चूज करते हैं कि अब जब हम टॉर्क निकालेंगे ये डिस्टेंस r लेके mg इंटू r, तो वो टॉर्क वही हो जो एक्चुअली इस केस में होता। आप समझो बात को, mg फोर्स लग तो ऐसे रहा है, लेकिन इस केस में टॉर्क निकालना बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली इस केस में टॉर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक, विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ठीक, तो हम चाहते हैं कि पूरे mg फोर्स को एक ही पॉइंट पे लगाया जाए और वो पॉइंट ऐसा हो ताकि अगर अब सिंपल mg इंटू r करके टॉर्क निकाला जाए तो वो टॉर्क वही आए जो इंटीग्रेशन से आता, वो वही आए जो इंटीग्रेशन से आता। आप समझ लो, इसलिए पूरे के पूरे mg फोर्स को एक पॉइंट पर लगाया जाता है फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है,
और जिस पॉइंट पे उसको लगाया जाता है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रॉड के बीचों बीच होती है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? वैसे इस केस में भी सपोज करो हमें ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो बहुत डिफिकल्ट काम होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि पूरे के पूरे mg फोर्स को किसी एक सिंगल पॉइंट पे हम लगा पाए। सिंगल पॉइंट पे लगा पाएंगे तो अब टॉर्क आसानी से निकल जाएगा। ठीक, और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर इंटायर gravitational force can be applied for appropriate calculation of torque। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहां पर जो हम mg फोर्स को लगा रहे हैं वो इफेक्टिवली लगा रहे हैं। एक्चुअली तो वो पूरा कंटिन्यूअस वे में लग रहा है, और यहां पर क्यों लगा रहे हैं? ताकि टॉर्क की कैलकुलेशन इजी हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो वहीं पर होता है जहां सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, कुछ केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं, बट जितना हमें फिजिक्स पढ़नी है उसमें हम हमेशा यह मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, टू बी वेरी एक्यूरेट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा टावर है, जैसे एफिल टावर पेरिस का, एफिल टावर पेरिस का, कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अलग अलग होंगे, वो भी थोड़ा सा। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप ऐसा सोचो कि कोई एक बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, उसके 10 गुना साइज की एक आपने ऑब्जेक्ट सोची, तो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अलग हो सकता है। बट जो नॉर्मल टाइप की ऑब्जेक्ट्स होती है जिससे हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं या फिजिक्स में हम जिनकी बात करते हैं, उनके लिए ये दोनों हम सेम ही मान सकते हैं। तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे मान लेंगे जहां पर सेंटर ऑफ मास होता है मोस्ट ऑफ टाइम, इसलिए यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, आप देखो ये एक बॉक्स है जिसमें नीचे वाला जो पार्ट है वो फुल्ली पैक्ड है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो खाली है, और ये जो बॉक्स है ये फुल्ली पैक्ड है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों बॉक्स को ऐसे हिला रहे हैं। तो किस केस में बॉक्स के टॉपल होने के चांसेस ज्यादा हैं? आप समझ लो, इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया और इसको भी थोड़ा हिला के छोड़ दिया, तो किस केस में चांसेस ज्यादा है कि बॉक्स नीचे गिर जाएगा? किस केस में चांसेस ज्यादा है कि बॉक्स नीचे गिर जाएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको। अब देखो यहां पर ये जो बॉक्स है इसका सेंटर मास यहां कहीं होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, और ये जो बॉक्स है इसका सेंटर मास ऊपर यहां कहीं होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। सही बात है। अब सपोज करो दोनों को मैंने इधर की तरफ टिल्ट किया, सो अब देखो दोनों को अराउंड मैंने सेम अमाउंट से टिल्ट किया, तो क्वेश्चन यही था कि टिल्ट करने के बाद कौन सा गिर जाएगा। तो सोच के देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, डिफिकल्ट नहीं है, थिंक। देखो स्टूडेंट्स एफबीडी बनाते हैं, यहां पर आप एफबीडी बनाओगे तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, और एमजी फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास से बनाया जाएगा, तो ये हमारा एमजी फोर्स होगा। ठीक है, यहां पर आप देखो तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, और यहां पर इस तरह से एमजी फोर्स लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये किस केस में ये रोटेट होकर गिर जाएगा, किस केस में रोटेट होकर गिर जाएगा, ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना चाहिए, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना चाहिए, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क। तो स्टूडेंट्स आप देखो यहां पर ये जो एमजी है वो इसको इस तरह से टिल्ट करवा देगा, इस तरह से टिल्ट करवा देगा, एमजी जो है इस तरह से टिल्ट करवा देगा, और ये बॉक्स वापस ऐसे हो जाएगी। ठीक, ये जो एमजी फोर्स है उसका टॉर्क आप देखें ओ के अबाउट, ये इसको इस तरह से टिल्ट करवाएगा और वापस से ये बॉक्स सीधी हो जाएगी। इस केस में आप देखो इस एमजी का जो टॉर्क है वो इसको इधर गिरा देगा, फॉल। ठीक है, फॉल, ये गिर जाएगी। तो हम ऐसा ही बोलते हैं कि ये टॉपल हो गई है, टॉपल हो गई है, गिर चुकी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें जो बॉक्स है उसका राइट हाफ फुल्ली पैक्ड है लेकिन लेफ्ट पार्ट पैक्ड नहीं है, इसलिए सेंटर मास इधर है। अब इस बॉक्स को एक बार राइट की तरफ टिल्ट किया गया थोड़ा सा, और एक बार लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट किया गया सेम एंगल से। किस केस में टॉपल होगा बॉक्स और किस केस में नहीं? स्टूडेंट्स पॉज करके वीडियो को आपको खुद को सोचना चाहिए, बहुत सिंपल है, वैसे करना जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। आई होप स्टूडेंट्स आपने सोच लिया होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आपको एफबीडी बनाना है यहां पे, जैसे कि हमने लास्ट केस में किया था, तो यहां पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये जो है वो mg फोर्स लगेगा। यहां पर हम देखें तो ये ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये यहां पर इस तरह से mg फोर्स लगेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहां पे क्या होगा। अब इस पॉइंट के अबाउट देखो टॉर्क कैसे लग रहा है, तो ये mg का टॉर्क जो है, mg का टॉर्क वो इसको इधर की तरफ टिल्ट करेगा ना, इधर की तरफ टिल्ट करेगा, तो इधर की तरफ टिल्ट गिरेगा और गिर जाएगा, ठीक है, सही है ना स्टूडेंट? ध्यान दें, इस केस में देखो, इस केस में भी इस ओ पॉइंट के बाद आप टॉर्क देखें तो ये mg का जो टॉर्क है वो इसको इधर से तरफ टिल्ट करेगा और ये वापस से स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में टॉपलिंग होगी, इस केस में टॉपलिंग नहीं होगी। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और हम पॉइंट को स्टडी कर सकते हैं, स्यूडो फोर्स, ठीक है। अब जैसे स्यूडो फोर्स कब रोल में आता है, ये तो हमें पता ही है, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी सिचुएशन अगर मैं लूं, ठीक है, तो इस रोप से सपोज कर लो एक ऐसे ब्लॉक अटैच्ड है और ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है विद सम एक्सेलरेशन 2। तो अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में बैठ के एनालिसिस करते हैं तो स्यूडो फोर्स जो है इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लगता है, सही बात है। तो वो स्यूडो फोर्स एग्जैक्टली कहां पर ड्रॉ किया जाना चाहिए, यहां पर कहां ड्रॉ किया जाना चाहिए, कहां लगता है एग्जैक्टली वो स्यूडो फोर्स इस ब्लॉक पे? तो स्टूडेंट्स वो स्यूडो फोर्स भी mg फोर्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे यहां पर कुछ मास होगा, ठीक है, तो यहां पर स्यूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए, फिर यहां पर भी मास है तो यहां पर भी स्यूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए, यहां पर भी मास है तो यहां पर भी स्यूडो फोर्स लगेगा। तो मास हर जगह पे, तो स्यूडो फोर्स भी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट मास, थ्रू आउट ऑब्जेक्ट या थ्रू आउट बॉडी, ठीक, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक। तो यहां पर भी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर स्यूडो फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कभी इसका टॉर्क निकालना पड़ा तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो यहां पर हम ये चाहेंगे कि स्यूडो फोर्स को किसी एक ही पॉइंट पे बनाया जा सके ताकि टॉर्क की कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे ड्रॉ किया जा सकता है, कैलकुलेशन से ऐसा प्रूव किया जा सकता है, हालांकि हम नहीं करेंगे, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पूरे के पूरे जो स्यूडो फोर्स है यहां पे वो ma होगा, ठीक है, दैट कैन बी ड्रॉन एट सेंटर ऑफ मास। तो स्यूडो फोर्स कैन बी ड्रॉन एट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ठीक है, ठीक। तो स्टूडेंट्स हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स जो था mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बनाया जा सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, और जो स्यूडो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे बनाया जा सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है सेंटर ऑफ मास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा काम आएगा। तो लेट्स मूव अहेड। टॉपलिंग। तो स्टूडेंट्स देखो ये जो टॉपिक है इसमें हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है उसके बारे में बहुत बात करेंगे। जैसे देखो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि ग्राउंड है और ग्राउंड पर इस तरह से एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा और इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाया, ठीक है। ऐसे बनाते देखो जब नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे बना रहे हैं तो इससे ये फील आता है कि शायद नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लग रहा है, एग्जैक्टली पॉइंट ए पे लग रहा है, ठीक है, ऐसे फील आती है। क्या वाकई में नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली ए पॉइंट पे लग रहा है? सोच के देखो, अगर पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन ए पॉइंट पे ही लगता तो ब्लॉक का ए वाला जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ धंस जाता, ऊपर की तरफ प्रेस हो जाता, राइट।
मान लो ये रबर का अगर बना होता, सॉफ्ट होता, तो पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन अगर एक ही पॉइंट पे लग रहा होता तो वो पॉइंट है ऊपर की तरफ मूव कर जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं लग रहा होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बहुत आसानी से आप समझ लेंगे कि यहां पर एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रहा है, थोड़ा 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 यहां लग रहा है, ठीक। तो ये जो सरफेस है ऑब्जेक्ट का और ग्राउंड का, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, उस पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कॉन्टैक्ट सरफेस। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, आप यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? सपोज इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कभी हमें टॉर्क निकालना पड़ा, जैसे कि आप सपोज करो यहां पर कोई पॉइंट ओ ले लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे कोई पॉइंट ओ ले लिया, इस पॉइंट ओ के अबाउट हमें नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क निकालने की जरूरत पड़े, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि नॉर्मल रिएक्शन तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा सा यहां लग रहा है, थोड़ा सा यहां लग रहा है, तो सबके लिए आर अलग अलग है, तो यहां पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब वो भी बहुत डिफिकल्ट होगा, इंटीग्रेशन का यूज करना होगा टॉर्क निकालने के लिए, विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी हम क्या करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि पूरे के पूरे नॉर्मल फोर्स को एक ही पॉइंट पे बनाया जा सके, किसी एक ही पॉइंट पे बनाया जा सके, ताकि टॉर्क की कैलकुलेशन सही हो। सही है ना बात? जैसे आप सपोज करो कि अगर नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लग रहा है और हमने उसको इफेक्टिवली यहां बनाया पूरे नॉर्मल रिएक्शन को, और यहां बनाने से हमारी जो टॉर्क की कैलकुलेशन है वो सही बैठ जाती है। मतलब हम पूरा नॉर्मल रिएक्शन को हमने इस एक ही पॉइंट पे बना दिया है, और अब हम जब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो वही आता है जो इंटीग्रेशन से आता। तो इसका मतलब है कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगाना सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस पॉइंट को हम यहां पे बोलते हैं इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है। टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए जहां पर नॉर्मल रिएक्शन को पूरा पूरा लगाया जाएगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है। तो बहुत सारे भी एग्जांपल्स करेंगे जिसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट हम पता कैसे करेंगे, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये सिचुएशन बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट्स आप, इससे पूरी कहानी टॉपलिंग की क्लियर हो जाएगी आपको। इस सिचुएशन में एक क्यूब है हमारे पास, इसका साइड लेंथ है 1 मीटर, मास है 1 kg। ठीक है। रफ सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब फ्रिक्शन भी लग सकता है। यहां पर एज पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दिया हुआ है कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, यानी ब्लॉक ना ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है। हो सकता है ना ऐसा, भले हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन हो सकता है कि ये मूव ना करे। क्यों नहीं मूव करे? क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा और इसको मूव करने नहीं दे रहा होगा। ठीक है। अरे होता है ना, कई बार कोई ऑब्जेक्ट या कोई ब्लॉक रखा हुआ है और आप थोड़ा सा फोर्स उस पर आगे तरफ लगाओ तो मूव नहीं करता है। ठीक है। तो वैसे यहां पर भी हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका हम एफबीडी का कंप्लीट करना चाहें तो और कौन कौन से फोर्स लगेंगे? यहां पर जो सेंटर मास होगा वहां पर हम mg फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन हम उसको इफेक्टिवली किसी एक पॉइंट पे बनाएंगे। ठीक है। और स्टूडेंट्स इस डिस्कशन से हम यही समझना चाहते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इफेक्टिवली लग कहां रहा है। मतलब मान लो ये सेंटर मास के जस्ट नीचे वाला पॉइंट है और ये डिस्टेंस हम x ले लेते हैं। ठीक है। तो ये x कितना है? x कितना है? आप सोचेंगे हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन इधर भी तो लग रहा हो, इधर लग रहा हो। अगर इधर लग रहा होगा तो x अपने आप ही निगेटिव आ जाएगा, उसकी टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो हम बेसिकली ये x से निकालना चाहते हैं, हम ये सोचना चाहते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन इफेक्टिवली कहां लग रहा है। तो कैसे करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि ये ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। मतलब नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg, m is 1, g is 10, so that is 10 न्यूटन। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। हालांकि कहां पे लग रहा है ये नहीं पता, बट ये पता है कि 10 न्यूटन का लग रहा है। इस डायरेक्शन में हम देखें तो ये f और ये f जो है वो बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके। अब देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो इस पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, और ये हमने पढ़ा है कि नेट टॉर्क हम किसी पॉइंट के बाद 0 कर सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है तो। ठीक है।
तो सेंटर मास लेते हैं, आसान होता है सेंटर मास के अबाउट टॉर्क देखना। तो स्टूडेंट्स सेंटर मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो सारे फोर्सेस का टॉर्क निकाल के ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। mg का टॉर्क कितना होगा? 0, क्योंकि वो तो सेंटर मास से ही पास कर रहा है, ठीक है। बाकी तीनों का टॉर्क पहले हमने एक क्वेश्चन में निकाला है। एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया है जिसमें इस सिचुएशन जैसा ही फोटो था और हमने टॉर्क निकालना सीखा था। तो हम थोड़ा जल्दी से यहां पे कर लेंगे। देखो ये जो फोर्स है इसका टॉर्क होगा, ध्यान दें आप, कितना? F इंटू ये डिस्टेंस जो कि 0.5, क्योंकि ये क्यूब की टोटल लेंथ जो है वो 1 है, ठीक है। फोर्स इंटू ये डिस्टेंस दैट इज 0.5, ठीक। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका टॉर्क कितना होगा? फ्रिक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, उसका सेंटर मास डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दैट इज वंस अगेन 0.5, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, n इंटू एक्स, n, ठीक है। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस कितना है? x, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ध्यान से देखें आप, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमें पता है F के बराबर है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास F इंटू 0.5 प्लस F इंटू 0.5 माइनस एन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? आप देखो ये दोनों ऐड करने पे F इंटू 1 इक्वल टू एन एक्स मीन्स x इक्वल टू F बाई n, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू F बाई नॉर्मल रिएक्शन कितना है वो हमने देखा था 10, ठीक है। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई है कि इफेक्टिवली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां लग रहा है। कैसे हमने निकाला ये आपको समझ में आई बात? ये तो पहला पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। इस पहले पॉइंट में मैंने आपको यह बताया कि हम कैसे निकालते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इफेक्टिवली कहां लग रहा है, ठीक है। जैसे देखो अगर हम बोले कि यहां F की वैल्यू 0 है, अगर हम ऊपर से कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इफेक्टिवली नॉर्मल रिएक्शन यहां बीचों बीच लग रहा होगा, ये मतलब हो गया। अगर F की वैल्यू जो है वो 1 न्यूटन है, यहां से 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा? 0.1, ठीक है। थोड़ा सा इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। F की वैल्यू 2 न्यूटन है तो x कितना आ जाएगा? 0.2। F की वैल्यू 4 न्यूटन है तो x कितना आ जाएगा? 0.4, ठीक है। मतलब हम जितने वैल्यू की फोर्स लगा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। मतलब हम जब अलग अलग अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन भी अलग अलग जगह पे लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें बहुत कुछ और देखने लायक है, लेकिन पहले आप ये पूरा ग्राफ्स कर ले कि हमने क्या किया है, यहां पे कैसे कैलकुलेशन किया है। हमें यह निकालना था कि x की वैल्यू क्या है, इफेक्टिवली नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लग रहा है। तो हमने ट्रांसलेशन की 2 इक्वेशन बनाई, रोटेशन की इक्वेशन बनाई। रोटेशन की इक्वेशन खास करके इंपॉर्टेंट है, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस फोर्स का टॉर्क लिखा, इसका टॉर्क लिखा और इसका टॉर्क लिखा। इसका टॉर्क जो है वो हमने ऐड किया, अगर आप देखें तो। क्यों ऐड किया है? क्योंकि इस फोर्स के कारण जो रोटेशन है वो इधर की तरफ होता, इस फ्रिक्शन के कारण रोटेशन इधर होता, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के कारण रोटेशन उल्टे डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो इस टॉर्क को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे और फिर इसको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो वही किया हमने, देखो नॉर्मल रिएक्शन वाले टॉर्क को नेगेटिव लिया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आराम से आ गई, ठीक है। और उसमें आप ये ध्यान रखें कि f अगर 0 आया है, f अगर 0 आया है तो x 0 आया है, 0 आया है। लेकिन f जब 0 नहीं है तो x भी 0 नहीं आया है, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जब यहां पर f 0 था, मतलब कोई फोर्स हम इधर से नहीं लगा रहे थे, ठीक है, तो ये सेंटर मास और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है कि इफेक्टिवली यहीं लग रहा है, x 0 है, ठीक है। और जब फोर्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, और यहां पे फिर फ्रिक्शन भी लगेगा। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, x की कुछ वैल्यू आई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा और डीपली एनालाइज करें तो हम समझ पाएंगे कि यहां पे क्या हो रहा है। देखो इस केस में इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो बीचों बीच क्यों आ रहा है? क्योंकि बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है पूरे सरफेस में इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बीचों बीच आ रहा है।
आप समझ लो, लॉजिकल लग रहा है आपको, क्योंकि हम यहां पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट साउंड्स लॉजिकल कि इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होना चाहिए, बीचों बीच। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर इस साइड कम नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है लेकिन कम, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ हो रहा है यहां पर एक्चुअली। मतलब जब आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो इसे, और फ्रिक्शन तो लग ही रहा है ऐसे, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां की तरफ ज्यादा है और यहां पे कम है, अभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इट साउंड्स लॉजिकल कि जो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सेंटर से इधर की तरफ शिफ्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। आपको समझ में आए डीपली कि एक्चुअली यहां पे चल क्या रहा है। नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है, ठीक है, लेकिन कभी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और कभी अनइवनली। तो सेंटर पे अगर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन तो इसका मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेंटर पे नहीं लग रहा है इसका मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये है ना स्टूडेंट्स कि प्रैक्टिकली आप बहुत इंटरेस्टिंग से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर ये बहुत सॉफ्ट टाइप का ब्लॉक होगा, सॉफ्ट टाइप का रबर का बना हुआ होगा, सॉफ्ट होगा, तो जब आप उसको यहां से पुश करोगे और ये मूव नहीं कर रहा है तो यहां से जो ब्लॉक का पोर्शन है नीचे वाला वो दब गया होगा, प्रेस्ड हो जाएगा, जबकि यहां का पोर्शन नहीं दबा होगा, यहां का पोर्शन दब जाएगा। आप सोचो, आपको थोड़ी फील आएगी, आप ये एक्सपेरिमेंटली करके देख भी सकते हो। यहां पर क्यों दब गया है, क्योंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक को यहां पर दबा रहा है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो बात को। ओके, अब प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। अब यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। देखो F0 था तो X 0 था, F1 था तो X 0.1 था, X ये डिस्टेंस है, F2 था तो 0.2, F4 था तो 0.4, ठीक है। देखो यहां पे मैंने वो सिचुएशन कैप्चर कर ली है, जब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सेंटर में लग रहा है। जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन 0.1 इधर है, जब हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन 0.2 इधर है, और जब हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन 0.4 इधर है। यही हमने निकाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन फोर्स की भी हम बात यहां पे कर सकते हैं। यहां हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे कितना लगेगा, 1 न्यूटन लगेगा ना स्टूडेंट्स। क्यों 1 न्यूटन लगेगा, क्योंकि हमने आगे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोकना चाहता है, तो उसके लिए 1 न्यूटन का ही फ्रिक्शन जरूरत है। यहां पे जब हम फोर्स 2 न्यूटन का लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़े कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। क्यों 2 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को रोकना चाहता है। फिर जब हम फोर्स लगा रहे हैं 4 न्यूटन का तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन का, ठीक बात है। तो स्टूडेंट्स ये फ्रिक्शन फोर्स को आप एनालाइज करें वो क्या कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स को जनरली इंटेलिजेंट फोर्स बोला जाता है। आपने सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स को इंटेलिजेंट फोर्स बोला जाता है, और वो अपनी इंटेलिजेंस से इस सिचुएशन में भी दिखा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स चाहता है कि ब्लॉक को रोका जाए, तो वो अपनी वैल्यू एडजस्ट कर रहा है इस तरीके से ताकि ब्लॉक को रोका जाए, ताकि ब्लॉक को रोका जा सके। यहां पर ब्लॉक को रोकने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत थी नहीं, इसलिए फ्रिक्शन 0 लगा। यहां पर ब्लॉक को रोकने के लिए फ्रिक्शन 1 न्यूटन का चाहिए था, इसलिए 1 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा। यहां पर हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो ब्लॉक को रोकने के लिए फ्रिक्शन को 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। यहां पर जब हमने अपना फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया ताकि ब्लॉक को रोका जा सके, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हम अपना फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग टू स्टॉप ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, सही है ना। फ्रिक्शन इंटेलिजेंट फोर्स है। क्यों इंटेलिजेंट फोर्स है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को बढ़ाता जा रहा है एज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ट्रांसलेशनल मोशन, सही है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक। वैसे स्टूडेंट्स अगर अपना फोर्स बढ़ाते जाए तो क्या होगा, अपना फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा ताकि ब्लॉक को रेस्ट पे रखा जा सके। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाएगा, ऐसा ही होता है ना। फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो अगर हम इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा और ब्लॉक को रोकेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ नहीं पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ नहीं पाएगा, तब ये ब्लॉक रुकेगा नहीं, ठीक है, होगा ना। बियॉन्ड अ पॉइंट फ्रिक्शन कैनॉट इंक्रीज,
एक पॉइंट के बाद फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है, और तब ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो होने लगेगा। सही है, आप पूरी कहानी समझ रहे हो फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन एक इंटेलिजेंट फोर्स है क्योंकि वो अपनी वैल्यू एडजस्ट कर रहा है ब्लॉक को रोकने के लिए, ट्रांसलेशन मोशन को रोकने के लिए, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन पे ध्यान डालो। नॉर्मल रिएक्शन के साथ बहुत अत्याचार होता है स्टूडेंट्स, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट है लेकिन लोग उसके इंटेलिजेंसी को देख नहीं पाते क्योंकि लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है। समझ रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन भी बहुत इंटेलिजेंट फोर्स है। कैसे? देखो स्टूडेंट्स, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले सेंटर में लग रहा था, फिर थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ, फिर और शिफ्ट हुआ, फिर और शिफ्ट हुआ। क्यों शिफ्ट हो रहा है वो? क्या लॉजिक है उसके पीछे? देखो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ट्रांसलेशन मोशन को रोक रहा था। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स टू स्टॉप रोटेशनल मोशन। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये जो फोर्स है वो ब्लॉक को ऐसे घुमाना चाह रहा है और ये फ्रिक्शन भी जो है वो ऐसे घुमाना चाह रहा है, ठीक है। पहले यहां पर देखो, यहां पर हम फोर्स नहीं लगा रहे थे और फ्रिक्शन भी लग रहा था, तो कोई इसको घुमाना ही नहीं चाह रहा था, कोई घुमाना नहीं चाह रहा था। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल बीचों बीच लग रहा था ताकि स्टैंड करने पे वो सेंटर मास से पास हो और उसका टॉर्क जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक को घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा फोर्स ब्लॉक को घुमाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, और फ्रिक्शन फोर्स भी घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों मिलके इस ब्लॉक को इधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हो। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ है, सेंटर से थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ है ताकि वो उल्टे डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर सके, उल्टे डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर सके और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, रोटेशन ना हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? जब हमने अपना फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन ही बढ़ा और ये दोनों अब ज्यादा टॉर्क लगा के ब्लॉक को रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ज्यादा एफर्ट लगा के ब्लॉक को रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब नॉर्मल रिएक्शन में ज्यादा इधर शिफ्ट हो गया ताकि वो ज्यादा कोशिश कर सके इसको रोकने की। नॉर्मल का जो टॉर्क है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंटू आर होगा ना, तो आर जब बढ़ गया 0.2 हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क बढ़ गया ना, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट हो गया ताकि उसका टॉर्क बढ़ जाए और इन दोनों के टॉर्क को बैलेंस किया जा सके। वैसे जब हमने और ज्यादा फोर्स बढ़ाया, ठीक है, तो हमारे फोर्स का और फ्रिक्शन का की फोर्स का टॉर्क बहुत ज्यादा हो गया, इसको रोटेट कराने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई। तो अब नॉर्मल रिएक्शन और इधर शिफ्ट हो गया ताकि उसका टॉर्क भी और बढ़ जाए और वो इन दोनों के टॉर्क को कैंसिल कर सके। आप समझ रहे हो? तो जिस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है टू स्टॉप ट्रांसलेशनल मोशन, वैसे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है टू स्टॉप रोटेशनल मोशन, समझ लो आप स्टूडेंट्स? तो नॉर्मल रिएक्शन भी बहुत इंटेलिजेंट फोर्स है। ऐसे आप ये सब नहीं भी समझ रहे हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स आर वेरी एडवांस्ड एंड दीज आर ओनली फॉर टॉपर्स, दीज आर नॉट फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ में आई आपको बात? देखो फिर से मैं शॉर्ट में रिपीट करता हूं। फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा था सो दैट ट्रांसलेशन मोशन कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है। उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ताकि रोटेशनल मोशन कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है। अब देखो, लेकिन हमने कहा फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिटेशन है, वो एक हद तक ही ट्रांसलेशन मोशन को रोक सकता है। व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? उसकी भी एक लिमिटेशन है, आप समझ गए होंगे। जब हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट होता जाएगा। शिफ्ट होते होते क्या होगा? तो शिफ्ट होते होते जब हमारा नॉर्मल रिएक्शन यहां एज पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो अब और शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक। तो इसके बाद अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एन कैन शिफ्ट ओनली टिल एज ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो अब अगर हम फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो ये रोटेट करने लगेगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखें, ये ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी हाइट 2 मीटर है और ये जो विड्थ है वो 1 मीटर है। बीचों बीच 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, बीचों बीच ब्लॉक का मास दिया हुआ है, रफ है, ग्राउंड इज रफ, ठीक है।
क्वेश्चन है फाइंड इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम है तो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं उसके लिए पहले हम एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी में एक तो ये फोर्स है, और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे आप देखें। और स्टूडेंट्स यहां पर सेंटर मास होगा जहां पर हम mg फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन को यहां पर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस x है वो हम निकालना चाहते हैं। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, इसलिए नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg दैट इज 5 into 10 दैट इज 50। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। इस डायरेक्शन में, अच्छा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लग रहा है जो हम बनाना भूल गए, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये 10 था तो फ्रिक्शन भी 10 होगा, ठीक है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास के बाद हम नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास के बाद सारे फोर्सेस का हमें टॉर्क लिखना पड़ेगा। ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का, उसका टॉर्क कितना होगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स, उसका टॉर्क जीरो होगा क्योंकि उसको तो एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा ना, सही है। ये बीचों बीच लग रहा है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, जीरो। ये जो mg है वो तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसका टॉर्क जीरो, ठीक। ये फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 10 है तो उसकी वैल्यू दैट इज 10, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस ये डिस्टेंस होगा 1 मीटर, ठीक है। फिर नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होगा -n into x शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट्स आप देखो हमारे पास आएगा 10 इक्वल टू nx, इट मींस x इक्वल टू 10 बाई n, n जो है वो हम 50 निकाल चुके हैं, तो 10 बाई 50 दैट इज 0.2 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू है वो 0.2 मीटर्स आ गई, 0.2 मीटर्स आ गई। मतलब नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से कितना शिफ्टेड है, 0.2। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक है, उसका डायमेंशन आप देख सकते हो, ये लेंथ 2 मीटर, विड्थ 1 मीटर, फोर्स हम ऊपर से लगा रहे हैं, ब्लॉक का मास 5 kg है। ये ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, मतलब ये स्लाइड नहीं कर रहा है यहां पे, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f फॉर विच ब्लॉक डज नॉट रोटेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या बोला जा रहा है कि हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कितनी बढ़ा सकते हैं इस फोर्स की वैल्यू ताकि रोटेशन ना हो, तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है इस केस में क्या होता है, हम यहां पर फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा ट्रांसलेशन मोशन को रोकने के लिए। ये सेंटर ऑफ मास है, इस पे mg लगेगा नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है, रोटेशन को रोकने के लिए। जैसे जैसे हम ये फोर्स बढ़ाते जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा रोटेशन को रोकने के लिए, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट हमने देखा है कि नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल यहां पे शिफ्ट हो गया होगा। अब अगर हम फोर्स को फर्दर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो ब्लॉक जो है वो रोटेट कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए कि जो मैक्सिमम वैल्यू हम फोर्स की यहां पे लगा सकते हैं उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन h पे होगा, ठीक है। इससे ज्यादा जब फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट नहीं हो पाएगा और रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, इस सिचुएशन को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हम लिखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो n शुड बी इक्वल टू mg दैट इज 50। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लिखेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो f max के बराबर होगा, ठीक है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का हम यूज करते हुए क्या लिखेंगे कि सेंटर मास के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ लो। तो देखो सेंटर मास के अबाउट इस mg का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, वो सेंटर मास से पास कर रहा है। इस फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, f इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 1 प्लस f max इंटू 1, ये f max का टॉर्क हो गया। n का टॉर्क कितना लिखेंगे, माइनस n इंटू ये डिस्टेंस 0.5, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। अब बस यहां से सॉल्व हो जाएगा, f की वैल्यू f max हो गई, तो यहां पर भी f max 2f max इक्वल टू 0.5 n, ठीक है। तो f max इक्वल टू 0.5 n बाई 2, n कितना है, नॉर्मल रिएक्शन इज 50
60/2, तो ये हो गया 25, 12.5 न्यूटन। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? मतलब इतना फोर्स हम लगा सकते हैं। उस टाइम पे नॉर्मल एक्शन एज पे होगा और रोटेशन नहीं होगा। अगर हमने फोर्स इससे ज्यादा बढ़ाया तो रोटेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन करते हैं, आप देखो यहां पर एक ब्लॉक जो है वो रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, रफ इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, और रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, गिर नहीं रहा है, बिल्कुल रेस्ट पे, बस ऐसे ही है, रेस्ट पे। मास दिया हुआ ब्लॉक का, ब्लॉक क्यूब के साइज का है, उसका साइड लेंथ 2 मीटर है। फाइंड इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो चालू हो जाओ। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है एफबीडी बनाना। अब इसमें हम एफबीडी अगर बनाएंगे तो ये तो सबसे पहले यहां पे सेंटर मास बना लेते हैं। तो एमजी फोर्स जो लगेगा उसका कंपोनेंट करने पे एक कंपोनेंट इधर होगा, दैट विल बी एमजी साइन 37 डिग्री। एक कंपोनेंट इधर की तरफ लगेगा, दैट विल बी एमजी कॉस 37 डिग्री। ठीक है, फिर नॉर्मल रिएक्शन तो पता नहीं कहां है, तो सेंटर से शिफ्टेड होगा कहीं पे, तो मान लेते हैं यहां पर है। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स हो गई। फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है वो ब्लॉक को नीचे ले आना चाहेगा, तो फ्रिक्शन जो ऑब्वियसली ऊपर लगेगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? एवरीथिंग इज एट रेस्ट, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन हमारी इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी? F इक्वल्स टू एम जी साइन 37 डिग्री। तो मास दिया हुआ है 10 kg, 10 भी जी भी है 10 एंड साइन 37 इज 3/5, तो दैट इज 60 न्यूटन। फ्रिक्शन जो है वो 60 न्यूटन आ गया। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? देखो एक तो n है और एक ही mg cos 37 है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में n विल बी इक्वल्स टू mg cos 37, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 4/5, तो दिस विल बी 80 न्यूटन। ठीक, तो नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू हमारे पास 80 न्यूटन आ गई, 80 न्यूटन। ठीक, लेकिन अभी ये लोकेशन नहीं पता है नॉर्मल डायरेक्शन की, तो उसके लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, तो अब सेंटर मास के बाद नेट टॉर्क 0 कर देते हैं, टॉर्क 0। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों जो फोर्सेज हैं एमजी के कंपोनेंट्स, उनका तो टॉर्क लिखना नहीं पड़ेगा, वो सेंटर मास से पास कर रहे हैं, तो उनका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये कि फ्रिक्शन जो है वो इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शन इधर और नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो दोनों का टॉर्क बैलेंस हो रहा होगा। तो बेसिकली टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका टॉर्क कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सेंटर मास है a/2, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क, नॉर्मल रिएक्शन और ये डिस्टेंस x। ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 60। a जो है वो दिया हुआ है 2, 2/2 1 हो गया। नॉर्मल रिएक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80 x, तो यहां से x आ गया हमारे पास 60/80, दैट इज 3/4, दैट इज 0.75 मीटर, दैट इज द आंसर। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना शिफ्टेड है? 0.75, मतलब ये जो x है, x वो 0.75 है। सही है स्टूडेंट्स? तो आपने देखा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा लग रहा था, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर था ब्लॉक, बट तब भी सॉल्व करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वही है जो हमने बाकी क्वेश्चंस में देखा है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रक है, येलो में जो बना हुआ है वो एक ट्रक है जो आगे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3। पीछे ट्रक के ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर हाइट, 2 मीटर वेट, और उसका मास है 10 kg। ठीक है, ये जो बॉक्स है वो हिल नहीं रहा है, बिल्कुल ट्रक के ऊपर नहीं हिल रहा है, ट्रक के फ्रेम में वो रेस्ट पे है, ट्रक के ऊपर नहीं हिल रहा है। फाइंड इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बताएं। देखो अभी ये ट्रक इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप ट्रक के फ्रेम में चल जाओ। जब आप ट्रक के फ्रेम में चल जाओगे तो ट्रक विल बी एट रेस्ट। ठीक है, तो फिर ये जो ब्लॉक है वो भी आपको परफेक्टली रेस्ट में दिखाई देगा। तो इन फ्रेम ऑफ ट्रक, ट्रक के फ्रेम में परफेक्ट इक्विलिब्रियम आपको दिखाई देगा, परफेक्ट इक्विलिब्रियम। समझ लो, अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है अगर आप ट्रक पे बैठ के देख रहे हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब इसका एफबीडी बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसका एफबीडी हम बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखो सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लगेगा, नो डाउट। ठीक, और फिर स्टूडेंट्स आप देखो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ना, हम ट्रक के फ्रेम में, फ्रेम ऑफ ट्रक जो कि
नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम जब इसका एफबीडी बना रहे हैं तो स्यूडो फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? ट्रक आगे जा रहा है, एक्सीलरेशन आगे, तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, m इंटू ए, 10 इंटू 3 m इंटू ए, स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ठीक, सही। लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो स्यूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, प्लीज नोट, अब हमारे फ्रेम में ये रेस्ट पे है, तो स्यूडो फोर्स पीछे लग रहा है तो फ्रिक्शन जरूर आगे लग रहा होगा। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ शिफ्टेड होगा, ये शायद आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि देखो ये फ्रिक्शन जो है वो ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, ऐसे फ्रिक्शन जो है ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करा के बैलेंस करवाएगा, रोटेट नहीं होने देगा। ठीक है, अब वही काम करना है जो हमेशा करते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ध्यान देंगे आप, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो फ्रिक्शन आ जाएगा 10 इंटू 3 दैट इज 30। इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 10g दैट इज 100। ठीक है, अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो नेट टॉर्क हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, स्यूडो फोर्स और mg इनका टॉर्क तो निकालना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सेंटर मास से ही पास कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्रिक्शन का टॉर्क जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है? फ्रिक्शन का टॉर्क दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इनटू सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 है। नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन इनटू ये डिस्टेंस दैट इज x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से x आ जाएगा f बाई n, f इज 30, n इज 100 दैट इज 0.3। तो ये हमारा आंसर है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना शिफ्टेड है? 0.3, सेंटर से 0.3 इधर की तरफ शिफ्टेड है नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए हो बात स्टूडेंट्स आप? लेट्स डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड क्वेश्चन। ऐसे तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपलिंग का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये पूरा ही टॉपर्स के लिए है सिर्फ, लेकिन उसमें भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। देखो इसमें क्या है, एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है, ब्लॉक के डायमेंशंस इधर 1 मीटर, इधर 2 मीटर, ब्लॉक पे इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक का मास 5 kg और यहां पे म्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, F इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0। ये जो फोर्स है वो पहले 0 था, धीरे धीरे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन इसको बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ F ब्लॉक स्टार्ट्स मोशन, इज द मोशन रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। अब देखो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कम फोर्स लगा रहे होंगे तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो F की किस वैल्यू पे ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा ये हमें बताना है, और वो जो मोशन होगा वो रोटेशनल होगा या ट्रांसलेशनल होगा ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन का मतलब भी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है। देखो स्टूडेंट्स पहले तो वो समझने की जरूरत है, उसके लिए हम एफबीडी बनाते हैं, तो यहां पर mg फोर्स लगेगा। ठीक, हम ये फोर्स आगे लगा रहे हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और फिर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो शिफ्ट भी हो जाता है रोटेशनल मोशन को रोकने के लिए। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि जब हम इस फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ट्रांसलेशनल मोशन को रोकने के लिए। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होता है। क्यों शिफ्ट होता है? रोटेशनल मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, होता है ना ऐसे। लेकिन स्टूडेंट्स इन दोनों की अपनी लिमिटेशंस है। फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एज तक ही आ सकता है शिफ्ट होके, बाहर तो जा नहीं सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सोचो यहां पे क्या होगा, जब आप इस फोर्स को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता जाएगा शिफ्ट होता जाएगा शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन बढ़ते 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 अपने एफ मैक्स तक पहुंच गया, एफ मैक्स तक पहुंच गया, अब अगर आपने फोर्स और बढ़ाया तो क्या होगा? ट्रांसलेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप फोर्स बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन अभी एफ मैक्स तक नहीं पहुंचा है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते एच तक पहुंच गया, एच तक पहुंच गया, तो अब क्या होगा? रोटेशन स्टार्ट होगा, रोटेशन स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स यही पता करना है कि पहले कौन सा मोशन स्टार्ट होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात?
देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप देखो हम इसमें क्या करेंगे। पहला स्टेप सिंपल है कि देखो एफ मैक्स की वैल्यू निकालो, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे लग सकता है वो होगा म्यू इंटू एन। म्यू इज 1 और नॉर्मल एक्शन एमजी के बराबर होगा, ठीक है। तो दैट इज 5 इंटू 10, सो दैट इज 50। तो यहां पे फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज 50 50 50 50। तो स्टूडेंट्स यहां से बहुत क्लियर है कि अगर एफ ग्रेटर देन 50 हो जाएगा तो ट्रांसलेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा, सही है ना। अगर आप 40 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 40 का लग जाएगा और ट्रांसलेशन मोशन को रोक लेगा। आप 45 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 45 न्यूटन का लग जाएगा और मोशन को रोक लेगा। अगर आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन का लगेगा और रोटेशन मोशन को रोक लेगा, सॉरी ट्रांसलेशन मोशन को रोक लेगा। लेकिन अगर आपका फोर्स 50 से थोड़ा भी बढ़ा तो क्या होगा, फ्रिक्शन अब बढ़ नहीं पाएगा और ट्रांसलेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें यह पता चल गया कि ट्रांसलेशन मोशन तब स्टार्ट होगा जब फोर्स 50 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, तो हमने ये देख लिया कि ट्रांसलेशन मोशन कब स्टार्ट होता है, मतलब फ्रिक्शन का अपनी लिमिट तक पहुंचता है। अब अटैक करते हैं नॉर्मल रिएक्शन पे। देखो जब रोटेशन स्टार्ट होने वाला होगा तो ये सीन होगा, ये हम जानते हैं देखो कि नॉर्मल रिएक्शन अपने एच तक पहुंच गया होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपने एच तक पहुंच गया होगा, ठीक है। बाकी एफबीडी बनाया तो यहां पर एफ, यहां पर फ्रिक्शन और यहां पर mg, ये नॉर्मल रिएक्शन अपने एच तक पहुंच गया होगा, ठीक है। और अब बस रोटेशन स्टार्ट ही होने वाला है, अब बस इसका रोटेशन स्टार्ट ही होने वाला है, रोटेशन स्टार्ट ही होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर एफ की क्या वैल्यू ये देखते हैं। जब ये सिचुएशन आ जाएगी कि नॉर्मल रिएक्शन यहां एच पे शिफ्ट हो गया है तो आप देखते हैं कि एफ की क्या वैल्यू होगी, यहां पे कैसे निकालेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से अगर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करने पे n विल बी इक्वल्स टू mg दैट इज 50। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करने पे f विल बी f। और फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम से टॉर्क को हम 0 करेंगे, ठीक है, सेंटर मास के अबाउट। तो देखो ये जो फोर्स है f, उसका टॉर्क हो जाएगा f इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 1। फ्रिक्शन का टॉर्क उसमें ऐड होगा दैट इज फ्रिक्शन इंटू 1 वंस अगेन, और नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क माइनस होगा माइनस n इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज 0.5, ठीक, शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स और कैपिटल एफ बराबर है तो ये हो जाएगा 2f माइनस n बाई 2, n इज 50 तो 25। तो यहां से हमारे पास f आ गया 12.5। इसका मतलब ये सिचुएशन कब आएगी, जब फोर्स जो है 12.5 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक। तो स्टूडेंट आप क्लियरली समझ सकते हो यहां पे क्या हो रहा है। रोटेशनल मोशन कब स्टार्ट होगा, जब फोर्स इसको एक्सीड करेगा 12.5 को, ठीक है। और ट्रांसलेशन मोशन कब स्टार्ट होगा, जब फोर्स 50 को एक्सीड करेगा, 50 को एक्सीड करेगा। तो क्लियरली पहले कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशन, रोटेशन। तो रोटेशनल मोशन विल स्टार्ट फॉर एफ ग्रेटर देन 12.5 न्यूटन। दिस इज आवर आंसर। जैसे फोर्स 12.5 से ज्यादा होगा आप देखो रोटेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। जैसे ध्यान दें स्टूडेंट्स, आप इसी क्वेश्चन में जो म्यू 1 दिया हुआ है, सपोज वो म्यू 1 नहीं 0.1 होता, ठीक है। अब फिर से ये क्वेश्चन करना होता, ठीक है। तो हम क्या कैसे करते, तो फिर से पहला स्टेप करते हैं। हम देखते हैं कि एफ मैक्स कितना लगता है, म्यू इंटू एन, तो दैट इज 0.1 इंटू एन, ठीक। तो यहां पे 0.1 आता, तो यहां पे ये 50 नहीं बल्कि 5 आता, ठीक है। तो अगर म्यू 0.1 दिया होता इसी क्वेश्चन में तो एफ मैक्स 5 होता, एफ मैक्स 5 होता, मतलब फ्रिक्शन जो है 5 से ज्यादा नहीं ले सकता है, फ्रिक्शन 5 से ज्यादा नहीं ले सकता है। तो आप समझ जाते हैं कि अब यहां पर ये है कि अगर फोर्स ग्रेटर देन 5 होगा, ये फोर्स जैसे ही 5 से ग्रेटर होगा, ये फोर्स जैसे ही 5 से ग्रेटर होगा, ट्रांसलेशन मोशन स्टार्ट हो जाता, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम फिर से ये देखते हैं कि अगर नॉर्मल रिएक्शन जब यहां पहुंच जाएगा एज पे, ठीक है, तो एफ की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसमें फिर से हम यही सारी कैलकुलेशन करते हैं। आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाने के लिए n इक्वल्स टू mg, n इक्वल्स टू mg 50, ठीक है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो f और f को, दोनों f को बराबर कर देते और सारी कैलकुलेशन ही करते। देखो इसमें कहीं भी म्यू आया ही नहीं है, इसमें आप देखो किसी भी लाइन में आप चेक करो म्यू का कोई रोल ही नहीं है। तो इस केस में ये जो चीज है ये इतनी ही आती, 12.5 ही आती, 12.5 ही आती। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका मतलब रोटेशन स्टार्ट होता जब फोर्स 12.5 से ज्यादा होता, लेकिन ट्रांसलेशन तो पहले ही चालू हो जाता ना जब फोर्स 5 से ज्यादा होता। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होता, इस केस में आंसर होता कि ट्रांसलेशनल
मोशन विल स्टार्ट फॉर एफ ग्रेटर देन 5 न्यूटन। ठीक है, ऐसा आंसर हो जाता। सही है ना? ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो टॉपलिंग से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग केस हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ओवरटर्निंग ऑफ कार। तो स्टूडेंट्स, ये चीज आपने फील की होगी या देखी होगी कि अगर कोई कार सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है तो उसको धीरे घुमाना पड़ता है। अगर आपने कार को बहुत तेजी में घुमाया तो कार कई बार ऐसे टॉपल कर जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए यह एडवाइस किया जाता है कि जब आप टर्न ले रहे हो तो कार को थोड़ा धीरे चलाओ। ठीक है, तो उसमें इसी सिचुएशन को हम एनालाइज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस स्पीड से टर्न लेना सेफ होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं पहले आपको बता दूं ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है या डिफिकल्ट सिचुएशन है ओनली फॉर टॉपर्स। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इस सिचुएशन में एफबीडी बनाएंगे इस कार का, और एफबीडी हम कार के फ्रेम में ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कार के फ्रेम में चले जाएंगे स्टूडेंट्स तो कार जो है वो हमारी रेस्ट पे हो जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कार जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगी, जिससे हम ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो ग्राउंड के फ्रेम में आप देखोगे तो कार तो आपको चलती हुई दिखाई देगी, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन कार के फ्रेम में चल जाएंगे तो कार विल बी एट रेस्ट। ठीक है, तो कार हमारे लिए इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। सही है ना बात स्टूडेंट्स? ठीक, अब इस कार का मैं एफबीडी बनाता हूं, अलग से यहां पे एफबीडी बनाता हूं क्लीनली। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स बना देता हूं। ठीक है, फिर आप देखिए स्टूडेंट्स यहां पर व्हील पे ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, उसको मैं n1 लिख रहा हूं, और यहां पर व्हील से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा उसको मैं n2 लिख रहा हूं। हो सकता है स्टूडेंट्स आप सोच रहे हो कार के तो 4 व्हील्स होंगे तो 2 ही नॉर्मल रिएक्शन क्यों? देखो ये जो व्हील है और इसकी जो पीछे व्हील है दोनों का नॉर्मल रिएक्शन ऐड करके ही मैं n2 लिख रहा हूं। वैसे यहां पर जो व्हील है और इसके पीछे जो व्हील है उनका नॉर्मल रिएक्शन ऐड करके ही मैं n1 लिख रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स आप देखो इस कार में इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसको मैं F1 लिख रहा हूं, और ये और इसके पीछे वाले व्हील्स पे F2 फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जब भी स्टूडेंट्स कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ जरूर फोर्स लगना चाहिए, अदरवाइज सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पर सेंटर की तरफ वो जो फोर्स है दैट इज F1 एंड F2। देखो स्टूडेंट्स थोड़ा सा सर्कुलर मोशन तो आपको याद होना चाहिए जब हम रोटेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, रोटेशन एक डिफिकल्ट चैप्टर होता है जिसमें पूरी मैकेनिक्स यूज होती है, तो इनफैक्ट वो सारी मैकेनिक्स ही आनी चाहिए, और सर्कुलर मोशन तो आना ही चाहिए थोड़ा सा, एटलीस्ट बहुत डिटेल में नहीं आया तो चलेगा लेकिन थोड़ा सा तो आना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो रोटेशन में सर्कुलर मोशन तो इन्वॉल्व होता ही है ना। राइट, अच्छा स्टूडेंट्स और कोई फोर्स यहां पे लगेगा? सोचो, हम इस कार के फ्रेम में बैठ के एफबीडी बना रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, हम कार के फ्रेम में, और कार का फ्रेम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। राइट स्टूडेंट्स, और कोई फोर्स लगेगा? लगेगा स्टूडेंट, आप शायद समझ रहे हो कि सर्कुलर मोशन में अगर हम जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उस पे ही बैठ के एफबीडी बनाते हैं तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स mv²/r, वे व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी ऑफ कार एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, m इज ऑब्वियसली द मास ऑफ दिस कार। अब ये जाके हमारा एफबीडी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, अब देखो अब हम यहां पे इक्वेशंस बनाएंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो हम ट्रांसलेशनल मोशन की इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, और रोटेशन है तो रोटेशन की भी इक्वेशन बना सकते हैं नेट टॉर्क को जीरो करके। तो जैसा आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टॉपलिंग क्वेश्चन में पहले मैं ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनाता हूं, बट यहां पे मैं रोटेशनल की इक्वेशन पहले बनाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन बनेगी उसी से हम मोस्ट ऑफ द एनालिसिस कर पाएंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, नेट टॉर्क जीरो कर देंगे, नेट टॉर्क जीरो कर देंगे। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया कि कोई चीज अगर परफेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो हम नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हैं। सही है, हमने एक दो क्वेश्चन में करके देखा भी था कि हम किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करें तो आंसर सही ही आता है। ठीक है, यहां पे कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करना चाहिए? हालांकि पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किया है, बट यहां पर देखो मैं इस पॉइंट ए के अबाउट करना चाहूंगा। उसका एक रीजन ये है स्टूडेंट्स कि देखो सेंटर ऑफ मास से दो ही फोर्सेस पास कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों का टॉर्क जीरो होगा, लेकिन ए पॉइंट से 3 फोर्सेस पास कर रहे हैं, N2, F2 और F1। देखो F1 को भी आप एक्सटेंड करोगे तो ए से पास करेगा, ए से पास करेगा, तो इन तीनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी।
समझ रहे हो मेरी बात? वैसे आप ये पॉइंट भी चूज कर सकते थे, बट अब कोई एक ही पॉइंट चूज करना है तो ए को मैं चूज कर रहा हूं, ठीक है? आप समझ रहे हो मेरी बात को? ए पॉइंट को मैंने चूज किया स्टूडेंट्स, तो नेट टॉर्क अबाउट ए मैं 0 कर रहा हूं। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं आपके साथ ट्रिक भी खेल रहा हूं। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें ए के अबाउट ही टॉर्क लिखने से ज्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है? ऐसे आप किसी भी और पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क लिखोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बस एक या दो स्टेप आपको ज्यादा लिखने पड़ेंगे। लेकिन मैंने तो हजारों बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया है बच्चों को पढ़ाते टाइम, तो मुझे पता है कि ए के अबाउट जब मैं सॉल्व करूंगा या आप सॉल्व करेंगे तो एक दो स्टेप बच जाते हैं। तो लेट्स डू दैट, ठीक है? ठीक है, तो एक एक करके सारे फोर्सेस का टॉर्क मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसका टॉर्क, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क तो ऑलरेडी हम सोच चुके हैं वो 0 है, ठीक है? लेट्स राइट द टॉर्क ऑफ N1, लेट्स राइट द टॉर्क ऑफ N1, ठीक है? तो पहले ऐसा करते हैं, तीनों फोर्सेस का टॉर्क लिख लेते हैं, बाद में लिखेंगे कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो टॉर्क ऑफ N1, तो दैट विल बी N1 इंटू ए से उसका डिस्टेंस, ए से उसका डिस्टेंस ये, दैट इज गिवन एज 2a, ठीक है? देन टॉर्क ऑफ mg, तो दैट विल बी mg फोर्स, और डिस्टेंस कितना लेंगे? देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg, देखो आप ध्यान दो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg देखो, और a से डिस्टेंस देखो, तो दैट विल बी a, दैट विल बी a, हाफ ऑफ दिस 2a, ठीक है? अब टॉर्क ऑफ mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एक तो उसका फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है? तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसके ए से डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज गिवन एज h, ठीक है? तो नेट टॉर्क 0 करना है तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए हम साइन देख लेते हैं। अब जैसे देखो ये N1 जो है वो कैसे रोटेशन करवा रहा है, वो इस सेंस में रोटेशन करवा रहा है, ठीक है? ए के अबाउट, ठीक है? mg जो है वो इस सेंस में रोटेशन करा रहा है, ठीक है? और mv स्क्वायर आर जो है वो इस सेंस में रोटेशन करा रहा है ए के अबाउट, ठीक है? तो स्टूडेंट आप देखो ये N1 का जो सेंस है और mv स्क्वायर बाई आर का जो सेंस है वो सेम है, तो इसको पॉजिटिव लूंगा तो इसको ही पॉजिटिव लूंगा, ठीक है? तो यहां पॉजिटिव लिख लेते हैं, ये भी पॉजिटिव। लेकिन mg का जो सेंस है वो उल्टा है, वो उल्टा है, ध्यान दें आप, उल्टा है, वो उल्टे सेंस में घुमाना है, तो इसको माइनस लेते हैं, ठीक है? अब नेट टॉर्क लिखना आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो नेट टॉर्क अबाउट a इक्वल टू 0, इट मीन्स इन तीनों को साइन के साथ ऐड करेंगे, तो ये पहले लिखते हैं, दैट इज N1 इंटू 2a, फिर ये लिखेंगे माइनस mg इंटू a, फिर ये लिखेंगे दैट इज mv स्क्वायर h बाई आर, एंड दिस विल बी 0, ठीक है स्टूडेंट्स? यहां से आप देखो N1 जो है, N1 इंटू 2a जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, mga माइनस mv स्क्वायर h बाई आर, ठीक है? ये इतना आ गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान दें आप, ध्यान देने की बात यह है कि इसमें 2 कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ये तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कांस्टेंट है, कार की लेंथ, ये सब लेंथ विड्थ ये सब चेंज होनी नहीं है। एम कार की मास, ये भी कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट होता है, ए भी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर क्या है, आर रेडियस है इस सर्किल का, वो भी कांस्टेंट है, हम इसी सर्किल में घुमा रहे हैं कार को तो रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा। एच जो है वो कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास का हाइट है, कार के सेंटर ऑफ मास का हाइट, ठीक? लेकिन वी कांस्टेंट नहीं है, हम अलग अलग वेलोसिटी से इसी सर्किल में कार को घुमा सकते हैं, ठीक है? अलग अलग वेलोसिटी से कार को घुमाया जा सकता है, ठीक है? तो v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? अब देखो स्टूडेंट्स, ये v और ये N1, इनके रिलेशन को थोड़ा सा आप मॉनिटर करो, ठीक है? ध्यान दो स्टूडेंट्स, पहले तो आप देखो ये इक्वेशन आई कहां से, बहुत सिंपल है, हम कार के फ्रेम में बैठ गए, कार इज एट परफेक्ट रेस्ट, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में थी, इसलिए मैंने नेट टॉर्क 0 किया, नेट टॉर्क 0 किया, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है? अब N1 यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन है N1, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, और ये v, उसमें रिलेशन देखो, अगर हम कार की वेलोसिटी बढ़ाते हैं, हम और तेजी से कार को घुमाते हैं, और तेजी से कार को घुमाते हैं, तो कार की वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो ये N1 का क्या होगा? देखिए आप इस एक्सप्रेशन को, ये पूरा टर्म बढ़ेगा, मतलब N1 जो है वो कम होगा, कम होगा। तो इसमें जैसे जैसे हम कार की स्पीड बढ़ाते जाएंगे, N1 क्या होगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब यहां का नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, सही है ना बात? अगर हम कार को ज्यादा तेजी से घुमा रहे होंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा होगा, और तेजी से घुमा रहे हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन और कम हो रहा होगा, और तेजी से घुमा रहे हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन और कम हो रहा होगा। स्टूडेंट्स हो सकता है ना कम होते होते ये 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कम होते होते ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 हो जाए, हो सकता है। और अगर ये 0 हो गया, यहां का नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, तो क्या होगा? ये कार टॉपल कर जाएगी, इस तरह से देखो, इस तरह से टॉपल कर जाएगी। जब इस तरह से टॉपल करेगी तो ये पार्ट उठेगा ना ऊपर, ये पार्ट ऊपर उठेगा, कॉन्टैक्ट लूज होगा,
यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। समझ रहे हो मेरी बात आप? तो देखो इस इक्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम बहुत तेजी से कार चलाएं तो कार इस तरह से टॉपल कर सकती है। क्यों? क्योंकि हम कार की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कम होता हुआ दिख रहा है, ये नॉर्मल कम होता हुआ दिख रहा है, कम होते होते 0 हो सकता है, और अगर ये 0 हो गया तो यहां से कांटेक्ट लूज हो जाएगा, कांटेक्ट लूज हो जाएगा और कार इस तरह से टॉपल हो जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इफ यहीं पे लिखते हैं इफ v इंक्रीजेज अ लॉट एंड बिकम 0 एंड फिर क्या होगा? टॉपलिंग, टॉपलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कार क्यों टॉपल हो जाएगी हाई स्पीड पे, ये आप समझ चुके हैं। अब कितनी वेलोसिटी पे टॉपल होगी ये भी देख लेते हैं, वो कैसे देखेंगे। तो जब कार टॉपल होगी, जब कार टॉपल होगी तो ये n1 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में n1 को मैं 0 रख देता हूं। ठीक है? तो n1 को मैं 0 रखूंगा तो देखें आप क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू mga माइनस mv स्क्वायर h बाई r, m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। यू सी विल गेट v इक्वल्स टू rag बाई h का स्क्वायर रूट। इसका मतलब जब कार की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है? और कार ओवरटर्न हो जाएगी। यानी कि सेफ्टी के लिए हमें कार को कितनी वेलोसिटी चलानी चाहिए ताकि टॉपलिंग ना हो? वी शुड बी लेस देन रूट अंडर rag बाई h। ठीक है? प्लीज नोट h इज व्हाट? हाइट ऑफ सेंटर मास ऑफ कार। a इज व्हाट? दोनों व्हील के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a बोला गया था, तो a उसका आधा होगा। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है? तो अगर हम वेलोसिटी को इस नंबर से कम रखेंगे तो कार हमारी पलटेगी नहीं। स्टूडेंट्स समझ में आया स्टूडेंट्स आपको ये क्या सिचुएशन हमने एनालाइज किया? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, थोड़ी सी इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कंप्यूटर में पढ़ने का ये तो एडवांटेज है कि आप बार बार इसको रिवाइंड करके सुन सकते हो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, जब तक ये क्वेश्चन आपकी आत्मा में ना घुस जाए। ठीक है? बट अगेन आई मस्ट टेल यू दिस इज ओनली फॉर टॉपर्स। एक बार मैं रिकॉल करता हूं मैंने क्या किया। मैं कार के फ्रेम में बैठ गया, जिससे कार परफेक्ट इक्विलिब्रियम में हो गई, तो मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखने लगा। तो नेट टॉर्क मैंने 0 किया, उससे मेरे पास ये इक्वेशन आई। उसको देख के मैं ये समझ गया कि वेलोसिटी में बढ़ाऊंगा तो नॉर्मलेशन कम होता जाएगा और कम होकर 0 हो सकता है। तो उससे मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे किस वेलोसिटी से कार को घुमाना चाहिए। ठीक है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।